नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 19 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो 4 देश हैं जो शामिल हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्यारा भारत देश। तो भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, इन 4 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त मिल गई है। यह जो सदस्यता है वो 2 साल के लिए मिली है। आपको पता होगा 193 सदस्यीय महासभा में से भारत देश को सदस्य बनाने के लिए 184 मत प्राप्त हुए थे। ये अपने आप में अंतरराष्ट्रीय धमक प्रदर्शित करता है भारत देश की शक्ति की। वर्ष 2020 और 21 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में गैर स्थायी सीट भारत देश ने जीती है, जो कि 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबरान होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो हाल फिलहाल में 4 सदस्य चुने गए हैं, 4 देश, उनको आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्यारा देश। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हाल फिलहाल टीएस त्रिमूर्ति। भारत देश इसके पहले वर्ष 1950, 51, 67, 68, 1972, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और 2011-12 के लिए भी नामित पहले हो चुका है। और यह वर्ष 2020-21 भी इस साल अब भारत देश की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आप देख सकते हैं 15 मेंबर्स में से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 एशिया से चुने जाते हैं, 3 अफ्रीका से चुने जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका से, 1 ईस्टर्न यूरोप से और 2 वेस्टर्न यूरोप से चुने जाते हैं। इस तरह से जो 5 परमानेंट मेंबर है आप उनके देश को, साथ ही साथ उनका जो लोगो है, जैसे भारत देश का लोगो है अशोक स्तंभ, वैसे ही आप देख सकते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 5 परमानेंट देश हैं जिनके पास वीटो पावर प्राप्त है। बाकी के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उसमें से एक भारत देश भी चुन लिया गया है। साथ ही साथ महासभा में 193 देश हैं जिनकी आप फोटो सामने देख सकते हैं। इसमें बीचों बीच आपको दिखेगा भारत, हिंदुस्तान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहां से करने जा रही है? तो तेलिहार गांव, ये बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदार में पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान यह है क्या? यह विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले जो माइग्रेटेड लेबर्स थे सहित उनको एवं जो वहां के ग्रामीण नागरिकों हैं उनको सशक्त बनाने के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसके तहत 125 दिन का ड्यूरेशन रखा गया है। मुख्यतः उत्तर भारत के 116 राज्यों, जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनको चुना गया है। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए का सरकार का क्या है व्यय करने का एक अनुमान है। आप देख सकते हैं इसे मुख्यतः 25 कार्यों को चुना गया है जो एकदम तीव्र गति से किए जाएंगे। और इसमें आप देखिए मुख्यतः जो राज्य हैं वो बीमारू राज्य हैं। यहां तक कि आपको यह भी बताया गया है कि इसमें 15 विभिन्न विभागों, देखिए कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, 12 विभागों का जिक्र किया गया है जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की कोशिश करेंगे ग्रामीण भारत में। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मुख्यतः बीमारू राज्य हैं और सारे के सारे, जैसे मध्य प्रदेश से कितने हैं भाई, 24 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है। ऐसे ही आप सारे जो बीमारू राज्य हैं, जो 6 राज्य हैं, उनको आप देख सकते हैं और जो टारगेटेड जो 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप उनको भी सामने भारत देश के मैप में देख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी सरकार ने क्या किया था, विशेष पैकेज का ऐलान किया था। तो भूलिएगा मत, यहां पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और यहां पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन के रूप में कौन कार्य कर रहा है? यह पूछा जा सकता है कि किसका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन, जो हाल फिलहाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्या हैं, ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका 1 साल का कार्यकाल और
बढ़ा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले पहले बीसीसीआई के लोकपाल हैं, इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीसीसीआई के हाल फिलहाल में अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। आप देख सकते हैं जस्टिस डीके जैन को। आपको याद होगा बीसीसीआई ने फेस मास्क क्या एक कार्यक्रम चलाया था, वीडियो जारी किया था मास्क पहनने से संबंधित, उसी का स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय सौरभ गांगुली को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो एशियन यूथ पैरा ओलंपिक्स या पैरा गेम्स आयोजित किए जाएंगे बहरीन में। किसके द्वारा? एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी का यह निर्णय है। 20 साल से कम उम्र के बच्चे ही यूथ गेम्स में क्या है पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आप देख सकते हैं 800 एथलीट्स भाग लेने के उम्मीदें हैं। इसके अलावा 9 खेल यहां पर खेले जाएंगे। आप देख सकते हैं एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी का लोगो। बहरीन पैरा ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। यहाँ के राजा है हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा है बहरीनी दिनार। आप क्या है वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं बहरीन की स्थिति। कतर और सऊदी अरेबिया के पास में बीचों बीच पड़ता है, छोटा सा देश है। इसके अलावा आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 की डेट एक्सटेंड करके 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले थे, और जो पैरा ओलंपिक है वो 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले थे। ओलंपिक गेम के जो शुभंकर थे वो थे मिराई टोवासोमेती, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड गेम्स थे उनकी भी नई डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। जो वर्ल्ड गेम्स 2021 आयोजित होने थे उसको एक साल आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि टोक्यो गेम्स आगे बढ़ गए थे। इसलिए अब इन वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाना है 7 से लेकर 17 जुलाई 2022 को। मैं आपको बता चुका हूं वर्ल्ड गेम्स में वही खेल खेले जाते हैं जो ओलंपिक गेम्स में नहीं खेले जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन साथ में करा दिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इट मींस पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने किस फर्म को अगले 3 वर्षों के लिए अपनी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है? विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा कर रहे हैं आम जनता और जो बाहर से भी पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार, वही विपक्ष का ये काम होता है सरकार को भ्रष्टाचार में घेरने, तो वो बोल रहे थे सरकार भ्रष्टाचार कर रही, इसलिए सरकार ने यहाँ पर SARC एंड एसोसिएट्स को ऑडिटर बना दिया गया है पीएम केयर्स फंड का। आपसे पीएम केयर्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये ऐसी उम्मीद मुझे लगती है। नई दिल्ली में स्थित ये चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है। सुनील कुमार गुप्ता को इसका क्या बनाया गया है? ऑडिटर। SARC एसोसिएट्स का आप लोगो देख सकते हैं, साथ में देख सकते हैं पीएम केयर्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, पीएम केयर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय ही जगह बना पाई हैं, या 2 भारतीय कंपनियां जगह बना पाई, जेट मनी और स्टेलेप्स। आप देख सकते हैं इस क्या है इकोनॉमिक फोरम टेक्नोलॉजी, साथ में जेट मनी। जेट मनी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लेंडर्स प्लेटफॉर्म है, और स्टेलेप्स भारत की डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित एक स्टील्स कंपनी है। आप दोनों के बारे में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उनका लोगो और उनकी जो विशेषता है वो भी यहाँ पर सामने रख दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान लगा? संकुचन मतलब कितने प्रतिशत कम रहेगी नॉर्मल ग्रोथ रेट से? तो 4% आप देख सकते हैं। कोरोना की वजह से यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट है वो कम होने का अनुमान लगा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हालांकि कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में उभर कर फिर से 5% की अपनी अच्छी खासी ग्रोथ रेट प्राप्त कर लेगी। एडीबी के अध्यक्ष मात्सुको असाकावा, आप एडीबी को देख सकते हैं, वहां का मुख्यालय। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अध्यक्ष को मात्सुको असाकावा को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो BBB- फिच रेटिंग ने रखा है सोवरेन रेटिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 2022 में फिर से हम 9.5% की ग्रोथ रेट प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहीं पे मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, फिच रेटिंग्स एंड सोवरेन रेटिंग रखी है BBB। इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भी है BBB। इसके अलावा किसकी? मूडीज ने Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी गई है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडी, तीनों की मैंने आपको याद करा दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दीनू रणदीवे का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये वयोवृद्ध पत्रकार थे, बहुत जाने माने पत्रकार थे। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था मंत्रालय और विधानमंडल
के द्वारा फोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के किस पूर्व मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो अच्युत काशीराम सिन्हाई उस गांवकर का निधन हो गया है। ये वहां की लोकल पार्टी जो थी गोमांतक पार्टी, इसके नेता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो भाई 18 जून को मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को यह क्या है, संदर्भित करता है। और सततता, आपको पता सस्टेनेबल का मतलब है आप भी अपने जो रिसोर्सेस है उसका उपयोग कर लें, और जो आने वाला भविष्य है वो भी उन रिसोर्सेस का उपयोग कर ले, आप पूरा रिसोर्स खत्म ना कर दें। 17 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। वीडियो खत्म करने से पहले चीन की या गलवान वैली में मरने वाले मैं अपने 20 जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, शहीदों को नमन करना चाहूंगा, और आपसे भी चाहूंगा कि चीनी ऐप्स को डाउनलोड मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।